Good morning, class 6 students. Welcome back to your social studies classes, and we are studying chapter number 17 in our subject, and in that chapter we are studying about the Mauryan dynasty. So in the last class we had studied up till Chandragupta Maurya, which is on page number 117. So first of all, everyone should open the book and come to page number 117. Okay, I hope everyone is studying. And ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि किस प्रकार से मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इस्टेब्लिश करते हैं भारत में। अब आज हम लोग ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को किस तरीके से रूल किया, उस पर उसको बढ़ाया, और उसके बाद वो एक जैन मॉन्क बन जाते हैं और अपने सारे राजपाट को अपने पुत्र बिंदुसार के हाथों सौंप करके वो चले जाते हैं साधु संत के तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए। तो अब कौन बैठता है राजगद्दी पे? बिंदुसार। चलो, तो बिंदुसार के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त was succeeded by his son बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त के बाद मौर्यन डायनेस्टी में कौन राजा बनते हैं? बिंदुसार। During his reign, the Mauryan Empire included the whole of India except for Kaling, modern Odisha, and some kingdoms of this south. तो उनके कार्यकाल के दौरान क्या होता है कि जो भारत पर पूरी तरीके से मौर्यन डायनेस्टी का कब्जा हो जाता है, लेकिन उड़ीसा के कलिंग जो जगह है उड़ीसा में, वहां पर बस ये लोग अपना किंगडम नहीं व्यापक कर पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अशोक लड़ाई करते हैं कलिंग के लिए। तो ये अभी आप बाद में पढ़ोगे, पहले इतना जानो, अमृत घाट वॉज द टाइटल ऑफ बिंदुसार। तो बिंदुसार को और उनको टाइटल क्या दिया गया था? अमृत घाट। While the southern rulers were friendly towards him, Kaling refused to accept Mauryan authority. सदर्न रूलर्स ने उनके साथ फ्रेंडशिप कर लिया और अपने राजपाट को उन्हीं के साथ मिलकर के चलाया, लेकिन मौर्यन अथॉरिटी को रिफ्यूज कर दिया। किसने? कलिंग ने। और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे। चलो, नो मोर में देख लो क्या लिखा है। आफ्टर हिज डिफीट, सेल्यूकस गिव हिज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्त एंड एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल चंद्रगुप्त प्रेजेंटेड हिम विद 500 एलिफेंट्स। तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था ना चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जब युद्ध हुआ, हार गया सेल्यूकस निकेटर, तो उसने क्या किया, अपनी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करवा दिया, है ना। और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको क्या दिया था? 500 एलिफेंट्स उनको दिए थे। In order to maintain friendly relations, Chandragupta allowed a Greek ambassador named Megasthenes to stay in his court at Patliputra. और फ्रेंडली रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रगुप्त ने एक ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम मेगास्थनीज है, उसको ये अनुमति दे दी, ये बता दिया, ये कह दिया कि हाँ, आप पाटलिपुत्र के कोर्ट में भी रह सकते हो। मेगास्थनीज रोट इंडिका विच वाज एन अकाउंट ऑफ चंद्रगुप्त रेन। तो मेगास्थनीज ने जो एक पुस्तक लिखी, एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका, उसमें उन्होंने क्या बताया? चंद्रगुप्त ने जिस तरीके से जीता, पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाया, उन सारी चीजों के बारे में उस किताब में मेगास्थनीज ने लिखा। चलो, अब आ जाओ अशोक द ग्रेट, इनके बारे में जानेंगे हम लोग। In the year 273 BC, बिंदुसार was succeeded by his son अशोक। तो अशोक किसका पुत्र था, किसका बेटा था? बिंदुसार था। He was the most famous of the modern kings and one of the greatest rulers of India that has ever had। ठीक है, तो अशोक जो थे वो भारत पर राज्य करने वाले बहुत ही पावरफुल वो शख्स थे, बहुत ही ज़्यादा वो ग्रेट रूलर के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। नो मोर में आ जाइए। When in 1837 James Prince deciphered the Brahmi script, there was a mention about a king named Devnam Piyadasi or beloved of God, but nobody knew that this king was Ashok. It was only in 1915 that another inscription confirmed that Piyadasi was none other than Ashok। तो देखिए, स्क्रिप्चर्स लिखे जाते थे ना पुराने जमाने में,
अदर लैंग्वेजेस में जिसको हम लोग नहीं जानते थे। तो इन सब चीज़ों की डिस्कवरी हमेशा खोज तो होती रहती है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा समझा और उसमें ये देखा कि एक किंग है, एक राजा है जिसका नाम देवनाम पियादासी या फिर बिलवड ऑफ गॉड, भगवान को प्यारा के नाम से वहाँ पे लिखा गया था। लेकिन उस दौरान ये किसी को भी बात पता नहीं थी कि यह अशोक के बारे में कहा जा रहा था। 1915 में 1915 में एक अनदर इंस्क्रिप्शन था जिसके बाद ये कंफर्म होता है कि पियादासी कोई और नहीं बल्कि अशोक को ही कहा जाता था। चलो अब आ जाओ कलिंगास कॉन्क्वेस्ट पे। तो आपको पता है कि बिंदुसार ने भी अपने राजपाट को बहुत बढ़ाया आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। बस एकमात्र कलिंग ऐसा जगह था जहाँ पर वो अपना कब्जा नहीं जमा पाए थे। तो अशोक कहाँ युद्ध करेंगे? अब कलिंग पर युद्ध करेंगे। तो कलिंगास कॉन्क्वेस्ट में आ जाइए। क्या लिखा है? द किंगडम ऑफ कलिंग हैड अ पावरफुल आर्मी। ठीक है, तो जो कलिंग की जो किंगडम थी उसके पास वेरी पावरफुल आर्मी थी। ठीक है, अशोक डिसाइडेड टू कॉन्कर कलिंग व्हिच हिज फादर और ग्रैंडफादर कुड नॉट डू। अशोक के दिमाग में यही था कि मैं कलिंग पर युद्ध करूंगा जो कि मेरे पिता और मेरे दादाजी ने नहीं कर पाया। आफ्टर कॉन्करिंग दिस किंगडम हिज एम्पायर वुड हैव बीन यूनिफाइड। उनको ये लगा कि अगर हम यहाँ पर जीत हासिल कर लेंगे तो हमारी जो किंगडम है वो पूरे भारत पर राज कर पाएगी। कैप्चरिंग कलिंग वुड हैव गिवन हिम एक्सेस टू द कोस्ट व्हिच वाज हेल्पफुल इन ट्रेड विद द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। उनको ये पता था कि अगर हम लोग कलिंग पर कैप्चर कर लेंगे तो हम लोग व्यापार कर पाएंगे। सो ही रेज्ड अ लार्ज आर्मी एंड अटैक्ड कलिंग। तो उन्होंने बहुत ही बड़ा आर्मी को उन्होंने बनाया और उसके बाद उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। The Kalingans, who loved their dependency, fought bravely but were defeated before the large army of Ashok. अब कलिंगन्स जो थे उनको क्या था? उनको अपनी स्वतंत्रता बहुत ही पसंद थी, तभी तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था मौर्य डायनेस्टी के साथ में बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। उन्होंने लड़ाई किया अशोक से, लेकिन अंततः क्या हुआ? कलिंगन्स हार गए और मौर्य एम्पायर फिर से जीत गई। In the end, Ashok managed to annex Kaling. बट द लॉस वॉज टू हैवी। अंततः क्या हुआ? अशोक तो कलिंग पे जीत हासिल कर लिया उन्होंने, लेकिन जो लॉस हुआ था इस युद्ध में, जो जितने लोग मरे थे, जितने सोल्जर्स मरे थे और बाकी सब एलिफेंट्स, हॉर्सेस, जितने जानवर मारे गए थे वो बहुत ही ज़्यादा थे इन नंबर्स। ठीक है, अबाउट 1 लाख कलिंगन्स डाइड इन द वॉर। कितने कलिंगन्स मारे गए थे? कलिंग के रहने वाले लोग लगभग 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए थे। This battle brought complete change in the life of Ashok. इस युद्ध के बाद अशोक का जो व्यक्तित्व है, जो सोचने समझने की उनकी जो डायरेक्शन में वो सोचते थे वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। The horror of war created disturbance in Ashoka's mind. उनके दिमाग में इस चीज़ का बहुत डर बैठ जाता है कि इतना युद्ध जो खून खराबा हुआ ना, सब इतने 1 लाख कलिंगन्स को मार दिया गया, इतना खून खराबा उनके दिमाग पर ये बुरी तरीके से ये सब चीज़ों के दिमाग को प्रभावित करने लगती है। He could not bear to see the misery of men and their deprived families. जब उन्होंने ये देखा कि जितने भी सोल्जर्स इसमें मारे गए थे लगभग 1 लाख, उनके जो पत्नी थे, उनके जो बच्चे थे वो सब रो रहे थे, डिप्राइव्ड हो गए थे ना, उनको खाना पीना कौन ला करके देगा। तो ये सब देख करके उनके मन में बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, ग्लानि हुई। He decided that he would not fight any more wars and soon after became a Buddhist. और उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं अब इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझसे खून खराबा नहीं हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने अपना सारा युद्ध छोड़ दिया, सब कुछ नहीं, उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया और उन्होंने चुपचाप बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो कर लिया और वो एक बुद्धिज्म मॉन्क बन गया। He became the first Indian ruler to have given up war after winning one. तो भारत के वो पहले ऐसे रूलर बने, पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने लड़ाई ही करना छोड़ दिया जबकि उन्होंने युद्ध को जीता था। He decided to live with the aim of persuading people to live in peace. वो अब इसी ध्येय के साथ जी रहे थे कि अब हमें क्या करना है, अब लोगों के मन में हमें ये डालना है कि हम लोग शांति से इस पृथ्वी पर जी सकते हैं, लड़ाई मारकाट करना ठीक नहीं है। चलो अशोकास एडिक्ट्स पे आ जाओ।
इसमें क्या पता चल रहा है, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द हॉरिबल रिजल्ट्स ऑफ द वॉर अशोका बिगैन इशूइंग एडिक्ट्स। तो अब क्या होता है, उनके दिमाग पर बुरी तरीके से उनका दिमाग प्रभावित होता है इस युद्ध के बाद, और उन्होंने एडिक्ट्स लिखना शुरू कर दिया। जैसे these decrees were his ideas on various matters such as religion, what makes a good government, and the people's behavior towards one another and his dhamma। उन्होंने अपने एडिक्ट्स में क्या क्या लिखा, जैसे कि अबाउट रिलीजन, धर्म के बारे में बताया, व्हाट मेक्स अ गुड गवर्नमेंट, कौन लोग अच्छी सरकार बना सकते हैं, एंड द पीपल्स बिहेवियर टुवर्ड्स वन अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, और उन्होंने धम्मा प्रिंसिपल्स दिए। द एडिक्ट्स वर एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पॉलिश्ड पिलर्स, और उस दौरान जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उन पे जो पिलर्स था उस पर उसको एडिक्ट्स को लगाया गया, पत्थरों पर भी लगाया गया। दे वर लोकेटेड इन पब्लिक प्लेसेस, और उनको पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पर लोग रहते थे ताकि उनकी नज़र उस पर जाए और उस चीज़ को वो फॉलो कर पाए, वहाँ भी लगा दिया गया। दे वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, वो कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी, प्राकृत में, और स्क्रिप्ट क्या था, ब्राह्मी। चलो, नो मोर, अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो देखो, अशोका का जो मेजर रॉक एडिक्ट है, ये अशोक का एक बहुत ही बड़ा एडिक्ट है, सबसे फेमस इंपॉर्टेंट एडिक्ट है। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द टाउन ऑफ जूनागढ़ इन गुजरात। तो गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, उस टाउन के वो बाहर वो लगा हुआ है। उसमें क्या लिखा है, Beloved of the gods, King Piyadasi has caused this Dhamma edict to be written. Here in my domain, no living beings are to be slaughtered or offered in sacrifice, nor should festivals be held for beloved of the gods. King Piyadasi sees much to object to in such festivals. Although there are some festivals that beloved of the gods, King Piyadasi does approve of. This rock edict by Ashok is about Kaling War. It reads, beloved of the gods, King Piyadasi conquered the Kalingas 8 years after he became king. 150,000 were deported, 100,000 were killed, and many more died from other causes. After the Kalingas had been conquered, beloved of the gods came to feel a strong inclination towards the Dhamma, a love for the Dhamma and for instruction in Dhamma. Now beloved of the gods, King Piyadasi feels sadness for having conquered the Kalingas. Rock edict number 13, धम्मिका। तो देखिए, ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ये वहाँ पे एडिक्ट लिखा जाता है, रॉक पे लिखा हुआ आपको मिलता है, और इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि बिलवड ऑफ द गॉड्स, मतलब हम सब क्या है, भगवान के लाडले हैं, प्यारे हैं। किंग पियादासी कॉन्कर, अब किंग पियादासी किसको रेफर किया जा रहा है, अशोक को। कॉन्कर द कलिंगाज, उन्होंने, अशोक ने कलिंग पे कब जीत हासिल की थी, 8 years आफ्टर ही बिकेम किंग, जब वो राजा बने उसके 8 साल के बाद। 150,000 वर डिपोर्टेड, तो 1,150,000 50,000 लोग वहाँ से डिपोर्ट हो गए थे, उनका पता ही नहीं चला। 100,000 लोगों को मार दिया गया था, और बहुत लोग ऐसे ही मर गए थे अदर कॉजेज की वजह से। आफ्टर द कलिंगाज हैड बीन कॉन्क्वर्ड, जब कलिंगा पे अशोक ने अपना, कलिंग पे जब वो जीत हासिल करते हैं, बिलवड ऑफ द गॉड्स, हम भगवान के प्यारे, केम टू फील ए स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द धम्मा, हमें ऐसा लगता है कि हमें खून खराबा नहीं करना चाहिए और हमें धम्मा के प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहिए। A love for Dhamma and for instruction in Dhamma. Now beloved of the gods, King Piyadasi feels sadness for having conquered the Kalingas. तो इसलिए भगवान के सारे प्लाट लो, ये समझो, ये जानो कि जो पियादासी हैं, जो ग्रेट अशोक हैं, वो अब कलिंगास को हराने के लिए, उन पर जीत हासिल करने के लिए बहुत ही अपने अंदर वो गिल्टी फील करते हैं। चलो, अब अशोका के धम्मा को फॉलो तो करना चाहिए, लेकिन ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अशोकास धम्मा, अशोक और बुद्धिज्म कैसे कोरिलेटेड है आपस में, फिर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एंड मैनी मोर थिंग्स वी विल बी स्टडिंग इन दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।